आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या आपने एवेल्युएट किया सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? देखिए, ये जो मकबूलियत है, ये तो बदलती रहती है। 2024 के इंतखाबात को अगर मयार बनाया जाए, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी थी, सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, बावजूद तमाम नामसाद हालात के। इस वक्त उसकी मकबूलियत क्या है, वो हमें मालूम नहीं है। कोई पब्लिक ओपिनियन पोल इंडिपेंडेंट अगर हो तो उससे पता चले। लेकिन मेरा गुमान ये है कि पीटीआई की मकबूलियत में कुछ कमी वाक़ई हुई है। मैं नहीं कह सकता कि उनके अपने गलतियों की वजह से हुई है, या आवाम के अंदर एक ये बात भी होती है कि वो ये देखते हैं कि मकबूलियत के भी दो पैमाने हैं। एक तो ये है कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, हम्म। और दूसरी कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। इमरान खान साहब अपने इलेक्शन में 2018 में जीतने से पहले, इलेक्शन में जब उनका पब्लिक ओपिनियन पोल में पूछा जाता था सवाल, तो वो मकबूलियत में तो बहुत आगे होते थे इस सवाल के जवाब में कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, आपको कौन सी शख्सियत पसंद है। वो इमरान खान साहब पसंद है, उनकी पार्टी पसंद है, लाइकेबिलिटी। लेकिन दूसरी चीज़ जब वो पूछते थे आप किस पार्टी को वोट देंगे, यानी इलेक्टेबिलिटी, तो उस पर इमरान खान साहब बहुत नीचे हो जाते थे, हाँ, ये बिल्कुल उनकी सही है। पार्टी। तो अब शायद लोग रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये महसूस करते हो कि इस पार्टी का जीतना तो है नहीं, हम्म। तो इस पार्टी के ऊपर वोट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। कि मैं गेस कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि दूसरी पार्टियों के साथ ऐसे हुआ है। हम्म। तो इसलिए इसकी मकबूलियत अगर हो भी सही, तो इलेक्टेबिलिटी के बारे में मैं समझता हूँ मशकूक है हालात। लेकिन पीएमएलएन सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी। अब भी मेरे ख्याल में उसने कुछ गैप कम किया होगा, हम्म। क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों में डिलीवर किया है बावजूद हालात की ख़राबी के, और बावजूद इसके कि उनके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है, हो रहा हम्म। है। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल में ख़ासतौर शहबाज शरीफ साहब की, हम्म। उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में बड़ा किरदार अदा किया। तो उनको क्रेडिट उसका मिलना चाहिए। पब्लिक देगी या नहीं देगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक। इस वक्त तो हालात उनकी लाइकेबिलिटी में और उनकी इलेक्टेबिलिटी की तरफ मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉजिटिव है उनके लिए। ठीक है, इसके इम्पैक्ट वैसे बजट भी आ गया, उस पर भी बात कर लेंगे बाद में। तो वो क्या है, वो ज़रूरी है कि आवाम दोस्त है कि नहीं है बजट। जी। सर, ये कहें कि इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है, उस पर हमेशा एतराज़ उठता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ादाना नहीं है। ये हमेशा से किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट माजी में हम देखते आए हैं। आपके ख्याल से क्या रोल है इलेक्शन कमीशन का इस वक्त, और इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी लॉज के एतबार से मेरे ख्याल में दुनिया के इंडिपेंडेंट तरीन इंस्टीट्यूशन में से एक है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन एक लिहाज से हमारा इलेक्शन कमीशन उनसे भी आगे है कि वहाँ पे बहुत अरसे से कोशिश हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन से हो। वो नहीं हो पा रही, उनके यहाँ कानून नहीं बन पा रहा। हमारे यहाँ ये कानून बन चुका है, और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से होता है। लेकिन अब 2018 में 18 के बाद जब वो मौका आया था मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का, हम्म। तो इस बारे में इमरान खान साहब का, जो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब थे, या उसके बाद अब्बासी साहब थे, उनके साथ मशवरा हुआ था। हम्म। और उसके नौश्तिने में इसके ऊपर इत्तफाक राय था दोनों का कि सुल्तान राजा साहब ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये बल्कि नाम भी प्रपोज इमरान खान साहब ने किया था, सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, और पीएमएलएन ने उससे इत्तफाक किया था। बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो ये नाम फौज ने प्रपोज किया था, जनरल बाजवा ने प्रपोज किया था। अब आपको कानून और आइन तो इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्ज़ी करें, और आप अपनी मर्ज़ी नहीं करते, तो फिर उस कानून का फ़ायदा ज़रा कम होगा ना। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस अगर उसकी इंडिपेंडेंस को इस तरह से
कमज़ोर करेंगे कि वो अपनी आज़ादाना राय नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट उतना नहीं होगा जितनी हमें तवक्को है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन पे हम जो इल्ज़ाम देते हैं वो इतना जायज़ नहीं है। जिस तरह हम इकानमी के बारे में अक्सर हम बात करते हैं तो कहते हैं IMF की वजह से हमारी, वो IMF की वजह से नहीं है। IMF की वजह से इकानमी थोड़ी सी बेहतर होती है। वो हमारे अपने अमाल हैं जिनकी वजह से हमारी इकानमी, हम कमाते नहीं हैं, हमारे वसाइल कम हैं, अखराजात हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से हमें संभालने के लिए फिर IMF को बुलाना पड़ता है। IMF खुद कभी नहीं आता, हम बुलाते हैं तो वो आता है, हमारी मदद करता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस हैं जो इलेक्शन कमीशन के मामलात को भी ओवर रूल कर देती हैं। आप 2000 नहीं 1999 के जो इलेक्शन था, नहीं 1990 का जो इलेक्शन था, और उससे पहले 1988 का इलेक्शन था। 1988 का वो इलेक्शन था जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा जीती थी बड़ी नैरोली, और 1990 का वो इलेक्शन है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जीते थे। तो उन दोनों के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है कि उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो मुलव्वस थी। 88 में हमीद गुल साहब ने इसका बाद में बरमला इतराफ़ किया, जो DGISI रहे थे, कि हाँ हमने IGI बनवाने में मदद की थी ताकि सारे पार्टियों के वोट इकट्ठे हो जाएं और वो बेनज़ीर साहबा को हरवा दें। तो वो वाकई बेनज़ीर भुट्टो साहबा पंजाब में तो हार गई, लेकिन सेंटर में वो फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरफेयर किया, वरना उनको शायद ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती। और 1990 में तो एफिडेविट दिया जनरल असद दुरानी साहब, जो ISI के चीफ थे, MI के चीफ थे, कि हमने पैसे बांटे IGI की पार्टियों में ताकि वो जीत जाएं। तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस की हिस्ट्री है हमारे यहाँ। तो इलेक्शन कमीशन बेचारा तो उसके मुकाबले में कमज़ोर है, ना उसके पास फोर्स है, ना टैंक है, ना उनके पास पुलिस है, तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम तो उन्हीं के ऊपर आता है। सर, हर इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, इलेक्शन ठीक से नहीं करवाया गया, और साथ मिले हैं, और कहीं पोलिंग में धांधली हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये इतराज़ात भी तो उठते हैं इनके ऊपर, और हर इलेक्शन में उठते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ामात का काफ़ी हिस्सा दुरुस्त है, लेकिन ये इल्ज़ाम हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर है उतना ही उसके ऊपर इल्ज़ाम आना चाहिए। अगर तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में आज़ाद हो, कोई उसको इंटरफेयर ना कर रहा हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन 100% उस पर इल्ज़ाम है। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी फोर्सेस हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्ट कर रही हैं और उसको आज़ादी से, अब जैसे आप देखें ना 2018 के इलेक्शन में रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम अचानक कोलैप्स हो गया था। उसकी आज तक तहकीकात भी नहीं हुई कि क्यों हो गया था। ये हैरान कुन बात है ना कि चले कोलैप्स हो गया, लेकिन क्यों कोलैप्स हो गया, कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो वो इस वजह से सिस्टम बैठ गया, कहीं सिस्टम खड़ा हो गया, सिस्टम बिठाया गया इसलिए कि कुछ नतायज मकसूद थे। हमारे यहाँ नतीजा पहले तय हो जाता है, फिर इलेक्शन होता है कि इस इलेक्शन में ये नतीजा होना चाहिए। तो ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम, उसका हिस्से का इल्ज़ाम उसको मिलना चाहिए, जस्टिफाइड। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर होगा, और एक यानी अगर आप बैठ के एक वाकई ध्यानदारी से तज्जिया कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात माननी चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर इदारे हैं जो इलेक्शन के नताइज को डिक्टेट करते हैं, असरअंदाज होते हैं, और उसी वजह से फिर वो लोगों